हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से पेमेंट हैं जो किसी लिक्विडेटर के द्वारा मेड किए जाते हैं। ऑर्डर ऑफ पेमेंट बाय द लिक्विडेटर। ठीक है। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन समझा था कि लिक्विडेशन का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने समझा था लिक्विडेशन का क्या प्रोसीजर होता है। लिक्विडेटर का टास्क होता है कि वो रियलाइज़ करेगा एसेट्स को और डिसबर्स करेगा उस अमाउंट को उन पर्सन्स में जिनका राइटफुल क्लेम होता है। और हर केस में लिक्विडेटर प्रिपेयर करता है कि स्टेटमेंट कि किसको कितना अमाउंट रियलाइज हुई किस एसेट्स के सेल होने से या प्रॉपर्टी के सेल होने से, और क्या अमाउंट किस हिसाब से किसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाना है। तो कुछ हमने उसके फॉलोइंग ऑर्डर समझे थे जिसमें डिसबर्समेंट होना था लिक्विडेटर के हिसाब से। आज के वीडियो में हम समझेंगे उनको एक कंप्लीट वे में कि जो पेमेंट्स हैं जो लिक्विडेटर्स के द्वारा मेड हो रहे हैं किस ऑर्डर में होते हैं। ठीक है। तो पेमेंट्स मेड बाय द लिक्विडेटर। ठीक। तो द अमाउंट realized as above is disbursed in the following manner। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी इसमें कैटेगरी आती है। सबसे पहला आता है आपका पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सबसे पहले क्या आता है? पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसमें क्या है कि पेमेंट्स जो सिक्योरिटी क्रेडिटर्स को शोन होते हैं वो एक तरीके से डिडक्शन होता है ऑन द रिसीप्ट साइड। ठीक है। फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम। लेकिन अगर एसेट गिवन है सिक्योरिटी रियलाइज बाय ए क्रेडिटर खुद के द्वारा, तो ये सरप्लस रिसीव्ड होगा, ये शो हो जाएगा आपके रिसीप्ट साइड। ठीक है। पेमेंट्स made to secured creditors are shown as the deduction on the receipt side from the sale proceeds of securities held by them securities held by them, but if the asset given as security, अगर एसेट जो है एक तरीके से दे रखा है सिक्योरिटी के द्वारा किसी क्रेडिटर के द्वारा, ठीक है, तो ये क्या होगी? ये होगी आपकी सरप्लस। देन ओनली द सरप्लस received from him is shown on the receipt side। ठीक है। ये हुआ आपका फर्स्ट पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब सेकंड आता है इसमें आपका पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि जो आपके लीगल चार्जेस हो गए। ठीक है। दिस इंक्लूड्स लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और ऑक्शनर का वैल्यू एक्सपेंसेस और मेंटेन करने के लिए चार्जेस ऑफ एसेट्स और कॉस्ट ऑफ नोटिफिकेशन, ये सारे होते हैं आपके इसमें पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप में। ठीक है। तो किस मैनर में होंगे? सबसे पहले आते हैं आपके लीगल चार्जेस, फिर आते हैं आपके लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन, देन आपका आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ये इसी मैनर में आप
शो करेंगे जब लिक्विडेटर का फाइनल अकाउंट बनाएंगे, लिक्विडेटर्स का स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको जब न्यूमेरिकल करेंगे तब उसका और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले इसकी थ्योरी करवा रही हूँ, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आएगा आपका पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इनको पेमेंट मिलना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है फोर्थ में पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स, ये इसी सीक्वेंस में इनका होना होता है पेमेंट, ठीक है। पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स और अदर्स जिनका फ्लोटिंग चार्ज होता है एसेट्स के ऊपर कंपनी के, जिसमें इंक्लूड होते हैं इंटरेस्ट, उस डेट तक जब कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ है। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है और डेट ऑफ पेमेंट और अगर वो इंसॉल्वेंट है, अगर कोई सिचुएशन आई, अगर कहीं इंसॉल्वेंट है तो कंपनी डीम्ड की जाएगी सॉल्वेंट कि ये एबल तो है पे करने के लिए सारे डेब्ट्स, जिसमें इंक्लूड होंगे इंटरेस्ट ऑन ऑल डेब्ट्स अप टू द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ज़रूरी नहीं है इंसॉल्वेंट हो पर्सन, कंपनी का मालिक जो मेंबर्स हैं तभी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी होता है, ठीक है। तो ये सारा आता है इसके अंदर पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज on assets of the company including interest up to the date of winding up. If the company is solvent, if the company is insolvent, if the company is insolvent and to date of payment, if it is solvent, ठीक है, ये हुआ। फिर नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो डिविडेंड है डिक्लेयर्ड हो रहे हैं लेकिन अब तक पेड नहीं है, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड but not yet paid is also included in unsecured creditors, ठीक है। फिर आता है आपका पेमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है पे करने के बाद, आफ्टर पे द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ इन फुल, जो बैलेंस बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में कंपनी के। तो उसमें सबसे पहले पेमेंट होता है आपके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो पेमेंट टू contributories after paying off the external liabilities in full, the balance is disbursed among shareholders of the company in the following order:
सबसे पहले किसका पेमेंट होगा? प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स। ये कौन होते हैं? द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायर राइट। सबसे पहला राइट होता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। फिर नेक्स्ट आता है आपका, इसी में लास्ट में सबका पेमेंट होता है, वो होते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कुछ बचता है तब उस कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड होते हैं ओनली अगर फंड्स अवेलेबल हैं आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ ऑल द क्लेम्स। सारे क्लेम्स के बाद आउटसाइडर के और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अगर इक्विटी शेयर होल्ड को पेड किए जाते हैं डिफरेंट अमाउंट्स ऑन देयर शेयर्स, जिसमें डिसबर्समेंट है कैश अमंग दैम शुड बी सच, अगर लॉस है वो सफ़र की जाता है ईच कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ नहीं, अगर कुछ पोर्शन बचा अमाउंट का आउटसाइडर को पे करने के बाद, जितने डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट के बाद और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पे करने के बाद, तो अगर प्रॉफिट है या पैसा बच रहा है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ऐसे ही लॉस अगर बचता है तब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टूडेंट पेमेंट्स मेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले किसका पेमेंट होना है इसका हमने प्रोसेस समझा, आज इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख लिया। ठीक है, तो एक बार स्टूडेंट इसको हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले पेमेंट किया हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, फिर पेमेंट किया कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप जिसमें आपके लीगल चार्जेस आ गए, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, देन आपका पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स, फिर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर लास्ट में पेमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच।